ब्लैक पे सही नहीं आएगा, जी रख ले, जी रख जी, ठीक है, कर दो। चालू है। चलिएगा, स्वागत है, शुरू करें। धन्यवाद। बताओ कहाँ तक पहुँच गए थे? होगी बातें? अभी नहीं हुई। जियो ने कितनी बढ़िया सुविधा चलाई है, दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, चाहे से बात करो। तो यहाँ बैठ के फिर काय को बातें करो, है ना। उस व्यवस्था का, सुविधा का पूरा पूरा फायदा उठाओ। पहले लिखते हैं वर्तनी, लिख लो 8-10 शब्द, फिर आगे चलते हैं। लिखें पहला शब्द साधु, वर्तनी लिखेंगे, पहला शब्द लिखें साधु, साधु। अगला लिखेंगे अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान। फिर लिखो दयालु, दयालु, दयालु। अगला लिखेंगे ऊषा, ऊषा। सही है, लिख लिया है। अगला लिखो गुरु, गुरु, गुरु। अगला लिखेंगे, अगला लिख लो अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। इकाई है, महाभारत में सेना गिनी जाती थी, अक्षोहिणी। हाँ हाँ, अक्षोहिणी। अगला लिखेंगे अक्षोहिणी के बाद अगला लिखें हिरण, अकेला हिरण, हिरण, हिरण लिख लिया। फिर लिखो जुखाम, सर्दी खांसी वाला जुखाम। सही से लिखना, देखें कितनी बार हुआ है, जुखाम। अगला लिखेंगे, अगला लिख लो सरल सा संवत, संवत, वर्ष वाला, कैलेंडर वाला, हाँ, संवत। अगला लिखो श्रीमान, श्रीमान। 10 हो गए। बताएं, पहला बताएं। साधु, साधु। अगला बताएं अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान नहीं होगा, अंतर्धान। आधा ना, आधा ता तो नहीं, आधा ना का प्रयोग अनुस्वार की जगह कर सकते हैं बस। दयालु, दयालु। सारे सही होंगे अब तो, धीरे धीरे। अगला बताएं ऊषा, ऊषा नहीं, छोटा ऊ सही है। जब लगे हिंदी कठिन है तो अंग्रेजी का सहारा ले लिया करो। यू माने छोटा, छोटा यू ऊ है ना, तो बस यदि ऐसा लिख रहे होते ना अंग्रेजी में तो अपन समझ सकते थे, बड़ा ऊ आएगा। तो जब हिंदी कठिन लगे तो अंग्रेजी की तरफ चले जाओ, अंग्रेजी कठिन लगे तो हिंदी की तरफ आ जाओ। मैं तो यही करता हूं। अगला बताएं गुरु, ऐसा सिर्फ हिंदी मीडियम वाले ही कर सकते हैं।
अच्छा अब जरा ध्यान से देखना और थोड़ा सा अभी ना, अभी काटापेंडी नहीं करना, ध्यान से सावधानी से। अब दोनों मात्राओं में कुछ अंतर लग रहा है? हाँ, अब एक बात समझ लो, फिर इसको सही गलत की बात करेंगे। जब राग के साथ में छोटा ऊ है तो राग के साथ मात्रा का प्रयोग कुछ इस तरह से किया जाएगा, और राग के साथ में जब बड़ा ऊ आएगा तो हम इसका प्रयोग कुछ इस तरह से करेंगे। अंतर समझना ध्यान से। क्या अंतर दिख रहा है? मात्राओं को हमने यहाँ पे गोल करके पूरा सर्कल नहीं घुमाया है, मतलब रा पे ये छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग है। ठीक है, क्या है? रा पे छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग है। और जब रा के साथ में ऐसे पूरा गोल सर्कल घुमा के फिर अपन ऐसे पूंछ जोड़ रहे हैं तो ये आपके साथ रा के बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग है, तो गुरु नहीं होगा। पहली बात तो ये समझ लो, क्या नहीं होगा? गुरु नहीं होता, गुरु। अब आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा सही है। तो अब यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, द्वारा से इसको अपन व्यवस्थित लिख देते हैं। कैसे लिखाएंगे? तो अब याद रखेंगे, हम रा पे छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे और इस तरह से लिखा जाएगा, गुरु। ठीक है, अगला बताएं। अक्षोणी, ये तो खैर सबका सही हो जाएगा, यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अक्षोहिणी सही है, बहुत बढ़िया बात है। अगला बताएं। हाँ, अब जरा फिर से थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। इकाई है, सही है। हाँ, ये वही है जिसके पीछे कई सदियों वर्ष पहले राम गए थे, कलयुग में सलमान गए थे, दोनों परेशान है, वही वाला है। अगला बता, दोनों परेशान। जुकाम, नुक्ता का प्रयोग कर सकते हैं, जुकाम जुकाम जुकाम। नुक्ता का प्रयोग नहीं भी करो कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन खाम मत करें, खाम का प्रयोग नहीं करेंगे, सही हो जाएगा। संवत, यदि आपने ऐसा भी लिखा है तो भी तनाव मत लेना, है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन आगे से थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि हम अनुस्वार का प्रयोग करें पंचमाक्षर पे, यानी कि माँ के स्थान पे ऐसे अंकी बिंदी का प्रयोग करें। ये भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, अगला बताइए। विसर्ग का ये लगता है हलंत, फिर तो संवतः हो जाएगा। विसर्ग लगा दिया, विसर्ग का प्रयोग किया अपन ने ऐसे करके, वापे क्या ऐसे, फिर तो और गड़बड़ हो जाएगा। ये आधा संवतः, फिर तो और कम पढ़ना पड़ेगा इसको। अगला बताएं। श्रीमान, श्रीमान भी आपका सही है, जाओ मैंने कह दिया। आज बहुत सारे सही निकलने वाले हो गए, 8 सही निकले हैं, 7 8 सही है, सही है 7। आज तो सबके मोशो 5 से ऊपर होंगे ना, चलो बहुत अच्छी बात। हाँ, कल हम लोग बात अल्प प्राण, महाप्राण, सगोष, अघोष कंप्लीट कर चुके थे, इनमें कोई समस्या नहीं है ना, इनमें समस्या होनी भी नहीं चाहिए। वैसे सरल चीज है बहुत, ध्यान करो कि अघोष पूछेगा तो क्या कौन कौन से बता देंगे, अघोष पूछेगा तो क्या बता देंगे, वर्तनी कैसे पूछते हैं, वर्तनी आपको लिखने में मदद करेगा, शुद्ध मानक तरीके से कैसे लिखा जाए। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तब हमें मदद करेगा लिखने में, वर्तनी पूछेगा नहीं। आप जो भी आंसर लिख रहे हैं वहां पे शुद्ध शब्द का कैसे प्रयोग किया जाए, बस इसलिए। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे? अघोष पूछ रहे थे। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? रजिस्टर बंद करके बताओ ईमानदारी से। हाँ, पहला, तीसरा, पांचवा। और जैसे आपसे कोई अचानक अपना कोई सहयोगी मित्र पूछ ले, बताइएगा कि ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है, बता देंगे?
गिन के देख लो फटाफट, कौन है ये? महाप्राण है, सही पता है। अरे इतनी देर में तो पूरा पेपर कर आओगे आप लोग। आपको सिर्फ ये लिख के देखना है एच आता है वो कौन है, इतना सोचना ही नहीं है पेपर में, इसलिए पूछेगा ही नहीं आपसे। ठीक है, चलो कल ये इस टाइप के दोनों की बात हो गई थी। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, अगले प्रकार के व्यंजनों पे चलते हैं। जरा देखिएगा, व्यंजन नहीं, अगले छोटी छोटी चीजें उनको पढ़ते हैं। यहां से हम लोग एक छोटी सी चीज समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा टर्म आएगा आपका नुक्ता। नुक्ता क्या है? वैसे तो आप लोग शायद परिचित होंगे इससे। इसका चिन्ह कुछ इस तरह से है ना। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं जरा समझिएगा। जितने भी अपने पास में अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं, अरबी फारसी भाषा के जितने भी शब्द हैं उनके कुछ वर्ण हैं, उनके साथ में हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं। जैसे तो आप याद रखेंगे का, ख, ग, जा और फ, ये 5 व्यंजन याद रखो। इनके साथ में इस तरह से नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, का, ख, ग, ज, फ। अब ये एक पहचान भी बन जाते हैं, क्योंकि हम जब शब्द पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे विदेशी भाषा के शब्द या विदेशज शब्द। जैसे आपको पता है कि अपना देश इतना शानदार देश है, हालांकि अपने यहाँ का एक स्लोगन ही है कि अतिथि देवो भव। तो इस स्लोगन का या आदर्श वाक्य का लोगों ने भारी दुरुपयोग किया है कि अपने यहाँ देश दुनिया के लोग आते गए, अपन उनका स्वागत सत्कार करते रहे, लेकिन वो इतने खतरनाक निकले कि अपने को ही दौड़ाते रहे। चाहे आप ब्रिटिश की बात करो, चाहे अरबी फारसी से आने वाले व्यक्तियों की बात करो, चाहे कोई भी देश दुनिया का बना रहा है, मतलब हमारे यहाँ रह रहा है, अपने यहाँ सब कुछ कर रहा है, लेकिन अपने बारे में उल्टा सीधा लिख रहा है, चाहे वो चाइना से आया हो, चाहे किसी भी देश का हो। तो आप ऐसे करके लगभग 5 से 7 अलग अलग भाषा के शब्दों के जानकार हैं। क्या ऐसे आप अलग अलग भाषा के शब्दों के जानकार हैं? भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, शब्दों की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी हाल ही में प्रीलिम्स दिया है और शायद आपने कभी पढ़ा हो, एक शब्द चर्चा में रहा था, जैसे यहाँ पे लिख दिया, ये शब्द चर्चा में था, शायद आपने सुना हो, सायोनारा। ये चर्चा में कहाँ था? तो आप बताएंगे ओलंपिक में। जब ओलंपिक समाप्त हो चुका था, फेयरवेल चल रहा था, तब वहां का जो स्पॉन्सर था टोयोटा, कहाँ की कंपनी है, तो वही स्पॉन्सरशिप कर रहा था। तो वहां पे अंत में लास्ट में यही सायोनारा ओलंपिक, मतलब अपने को पता होना चाहिए ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो सायोनारा का मतलब हो गया, अपन बोल रहे हैं टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे कल इसी समय पे। तो ये उनका बाय बाय कहने का तरीका है, सायोनारा मतलब बाय बाय। ये कैसी भाषा का शब्द हो गया? विदेशी भाषा का। अपने लिए तो विदेशी है ना, बेशक जैपनीज है, लेकिन अपने लिए तो विदेशी है। तो अब जरा यहां से याद रखेंगे, तो अरबी फारसी के भी जो शब्द है या जो भाषा है वो भी अपने लिए कैसी है? विदेशी है। तो आपने जैसे अंतर समझा, जैसे यहां पे लिखा एक शब्द, हाँ, क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? तो डेकोरेशन कौन सा वाला है? पहला वाला डेकोरेशन, डेकोरेशन दूसरा। चलो ठीक है। जैसे आप अभी आजकल शादियों का सीजन चल ही रहा है, किसी ने कहा ले जाओ इसको सजवा लाओ, माना उसने नुक्ता फुक्ता का ध्यान नहीं दिया, अपन ले गए किसी व्यक्ति को, लड़के को, उसी की शादी अपन लगे उसमें धमाधम देने, क्योंकि उनने कहा था इसको सजा दो, अपन लगे सजा देने। तो कहीं ना कहीं उच्चारण बड़ा मैटर करता है इन सब के शब्द में, है ना। जैसे आप पढ़ते हैं, एक शब्द खूब पढ़ा होगा, सर्दी का सीजन आ जाएगा 3-4 महीने बाद, और दुकान पे खड़े करे भाई साहब 2 किलो गजक दे देना, गजक, गड़बड़ हो जाएगी। वो कह रहा भाई साहब ने पहले इसको इतना कूटा है, तिल को, गुड़ को, अब आपको कूटने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। गजक मत बोलो, ये गजक है। ये क्या है? ये गजक है, ये अपन याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ अब ऐसा नहीं कि हर जगह नुक्ता लगा दें, क्योंकि जो हिंदी के शब्द हैं वो तो हिंदी में रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जो अरबी फारसी के शब्द हैं उनके साथ ही नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा।
तो ये सजा है ए डेकोरेशन वाला, बी है दंड का प्रावधान। क्योंकि अंग्रेजी में क्या होता है दंड, सॉरी हिंदी में क्या होता है, अरे हिंदी में सजा नहीं होती, दंड होता है, अंग्रेजी में पनिशमेंट होती है, अरबी फारसी में सजा दो, इसको ले जाओ सूली पर चढ़ा दो। ठीक है, तो अब ये समझ लो कि इस तरह से क्या होता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब आपने देखा होगा ना आजकल खूब एक ऐड चल रहा है, जरा ध्यान से देखना, वर्तनी में काम आएगा, मैं कभी भी लिखवा सकता हूं। बस बस जुमा कह के अपने आप लोग केसरी पे फंस जाते, पता नहीं इतनी देशभक्ति का। अब जैसे जुमा लिखा, मान लो अब हिंदी में अपन इस जुमा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, जीव या जिह्वा बोलते हैं वैसे तो, है ना। तो अब अपने यहाँ जीव, लेकिन अब जीव धीरे धीरे करके भूल गए। जवान देखो कैसे चल रही है इसकी, ऐसे करके बोलते हैं ना कभी कभी। तो अब क्या है कि कई सारे शब्द ऐसे हैं जो अपने को लगते नहीं कि विदेशी हैं। इवन आगे चल के जब शब्द पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, हम देखेंगे कि अपने को उनके हिंदी के अर्थ नहीं पता होगा, और आप पूछना भी मत मुझसे। नहीं तो कोई ऐसा घर में बुजुर्ग व्यक्ति हो, अपने आस पड़ोस मोहल्ले में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, ग्रामीण क्षेत्र देहात में कहीं पर भी आपको मिले, उनसे पूछना दादा चाय काय में पियोगे, उनका तुरंत जवाब होगा बेटा कप में पिएंगे। अब उनसे पूछना कि कितने पढ़े हो, वो कहना बेटा हमारे जमाने में स्कूल ही नहीं इतने होते थे कि हम कितने पढ़े हों, कतई नहीं पढ़े। लेकिन अंग्रेजी में तो बोल रहे हैं, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग तो कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं, कप। अब कप को बताओ हिंदी में क्या कहते हैं, अब कुल्हड़ मत कहना, प्याला। वो कप का सही हिंदी है, वो अपना एक अलग खुद का, जैसे एक राम है एक लक्ष्मण है, तो राम की कहानी अलग है, लक्ष्मण की कहानी अलग है, वो दोनों प्याला अलग है और कप अलग है। अब यही है कि यही चीजों को अपने को समझना है। तो अब अरबी फारसी के शब्दों को पहचान कैसे करेंगे, जहां पे हम नुक्ता देख लेंगे 5 व्यंजन के साथ में का, ख, ग, ज, फ। हालांकि कई जगह आप यदि और कुछ किसी किताब का सहारा ले सकते हैं तो वहां पे आपको ये भी मिल सकता है अ, तो आ को भी याद रख लो, बाई चांस की बात है। ठीक है, आ में विषय अ में ही पढ़ेंगे बस, इसीलिए इसको पढ़ते नहीं है। लेकिन एक और बात देखो, एक और छोटा सा पॉइंट देखो, NCERT, NCERT के तहत उसने तो 3 ही माने हैं नुक्ता वाले व्यंजन, वो 3 मानता है, खा, जा और फा, ये इन तीनों को मानता है NCERT। ठीक है, लेकिन हम लोग 5 याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से, का, ख, ग, ज, फ, इनके साथ नुक्ता लगा है, मतलब वो शब्द अपने आप में कैसा बन जाएगा, अरबी फारसी का बन जाएगा, वो शब्द हिंदी का नहीं रहेगा। NCERT जानते हैं स्थापना कब हुई होगी, चलो ठीक है, अब अपने को याद भी नहीं रखना, आपको बस ये बता रहे हैं क्योंकि अपना प्रीलिम्स निकल गया है, टेंशन फ्री रहना। ऐसे फैक्ट पढ़ पढ़ के जो दिमाग खराब हो चुका था, अब उससे मुक्ति मिल गई आपको, अब मैं नहीं पूछूंगा कतई। अब देखो अगली बात कि आपको पता चल गया नुक्ता का प्रयोग किन शब्दों के साथ में करते हैं, अरबी फारसी भाषा के शब्दों के साथ में कौन कौन से वर्ण है, वो का, ख, ग, ज, फा, याद रख लोगे, 5 व्यंजन है। ठीक है, चलेगा। अगली बात देखते हैं। अब इसके बाद एक और चीज समझो, अब अपने पास में क्या है, 2-3 चीजें आती हैं, जैसे ये नाम लिखते हैं पहले, अरे इसको भी हटाओ, जैसे यहां पे नाम लिखे हैं, एक तो नाम लिखा यहां पर अनुस्वार, और एक नाम लिखा आपने अनुनासिक, पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अनुनासिक, और इसके बाद आपने लिखा निरनुनासिक, निरनुनासिक। ये सारी चीजें बस साधारण समझने वाली हैं, सुनने वाली हैं, है ना, और विशेष एग्जाम में काम नहीं आएंगे, लेकिन आप जब चीजों को लिखोगे पढ़ोगे व्याकरण में तब मदद कर सकती हैं। अनुस्वार का चिन्ह समझना थोड़ी देर में, जैसे ये, ठीक है, अनुनासिक जानते होंगे किसे कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, और निरनुनासिक ऐसे करके छोड़ दो, अभी बताएंगे। अयोगवाह पढ़ाया था, तो अयोगवाह में आपको 2 चीजें बताई थी, अंग और अह। क्या बताया था, अंग और अह, ये दोनों को हम एक साथ कह रहे थे अयोगवाह, लेकिन जब अकेला लिखा जाएगा इसको तो ये कौन बन जाता है, और ये कौन बन जाता है, विसर्ग। ठीक है, अब देखना दोनों के उच्चारण में अंतर क्या है, अभी छापो नहीं, सुनो, दोनों के उच्चारण में अंतर क्या है जरा समझना। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तब श्वास वायु नाक से अकेली निकलेगी, श्वास वायु
नाक से होकर बाहर निकलती है। तो ऐसे लिख लेंगे, श्वास वायु नाक से होकर बाहर निकलती है, मतलब नाक की ध्वनि का सहारा लेना पड़ता है या नाक की ध्वनि का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अभी चिंता नहीं करना, सारे वर्ण बुलवा के देख लेंगे, ठीक है, चलेगा। अगली बात देखो, जैसे कि बात की जाए अनुनासिक की बात करेंगे, तो जब इसका उच्चारण करते हैं तब श्वास वायु जो फेफड़ों से बाहर होकर के आएगी वो आपकी नाक और मुख दोनों से एक साथ निकलती है, नाक और मुख दोनों से एक साथ निकलती है। और जब इसकी बात करेंगे तो श्वास वायु सिर्फ और सिर्फ मुख से होकर के निकलती है। अब आप लोग जरा देखना, बड़ा सरल सी बात है। एक तो शब्द ये लिखा हुआ है अपने पास में, इसको बोल के देखना है। भाई जो प्रैक्टिकल कर चुके हैं वो थोड़ा सा धैर्य धारण करेंगे, है ना। इसको बोल के देखो, दोनों शब्दों के उच्चारण में क्या अंतर है। और ये वैसे मैंने आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दे दी है। जब ऐसी संरचना होगी तो श्वास वायु सिर्फ और सिर्फ नाक से, और जब ऐसी संरचना बनी होगी तो श्वास वायु दोनों जगह से। लेकिन अब अपन नाक मुंह से कहीं फना मत लगा लेना, बोल के देखो। अच्छा चलो ठीक है, बोलना तो अपन सीख ही लेंगे। ये इसका अर्थ क्या होता है? शुरू के चारों पेपर हैं तो बर्तनी थोड़ा इधर उधर होने से प्रभाव बिल्कुल पड़ सकता है प्रशांत, है ना। लेकिन कोशिश करें, हम धीरे धीरे करके सुधार करेंगे। हालांकि उतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कोशिश करो हम ज्यादा से ज्यादा शुद्ध शब्द लिखें, है ना। फर्क तो पड़ता है, गलती है तो गलती है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? अंगना, अंगना, नाक की ध्वनि का प्रयोग होगा। बोल के देखो, अंगना। थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हिमेश बन जाओ, अंगना। और ये सिंपल अंगना, अंगना और अंगना। अंगना का अर्थ मतलब दो तीन आवाजें आई, वो भी स्त्रियों की आई। मतलब ऐसा कि हम अपना नेतृत्व करेंगे, आप अपना नेतृत्व करो। सही बात है। ये पर्याय किसका है? ये स्त्री का ही पर्याय है, इसलिए शायद ये लोग नहीं बोल रहा कि हमारा लिखा ही नहीं, हम क्या बोलें। ये अंगना जो है ये स्त्री का ही पर्याय, याद रख लो, काम आएगा बहुत जगह आपको, ठीक है। अंगना और अंगना, अंगना माने घर का आंगन, प्रांगण मैदान। हालांकि प्रांगण मैदान जिन्हें समझना बहुत बड़ा है, लेकिन घर का आंगन है उसे क्या कहते हैं? अंगना। अभी शायद आपको उतना क्लियर अंतर समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी 1 मिनट में अंतर समझ में आ जाएगा। एक और उदाहरण देखो जरा, बताओ ये कौन है और ये कौन है। अब क्लियर हो जाएगा इन दोनों से बेहतर, इन दोनों का उच्चारण। मतलब आपको देखो, जो चीज हिंदी सिखाएगी वो बाद बाकी विषय कभी सिखाई नहीं सकते। बोलना कैसे बोला जाएगा? अब कह रहे हैं काय को हंस रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी ना। हालांकि अपन ऐसा कभी नहीं बोलते अपन, क्योंकि बचपन का अनुभव है। हिंदी तो इतनी आती है, बेशक इंग्लिश मीडियम में पढ़े, कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन हंस तो कोई नहीं रहा। लेकिन तमाम जगह मैंने देखा है लिख लेते हैं लोग बाग। ऑटो टेम्पो मैंने खूब लिखा देखा है, बस वाले लिखवा लेते हैं हंस मत बाद बाकी, ठीक है। तो ये हंस है, इसका उच्चारण कैसे करते हैं? हंस, पक्षी के लिए ये पक्षी है, हंस पक्षी, और हंस हंसने वाला, लाफिंग वाला। तो ये हंस, देखो अब अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि श्वास वायु जब इसको बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नाक से होकर के निकलेगी, हंस, और ये क्या है? हंस। तो ये बेसिक डिफरेंस अपने को दोनों में याद रखना है कि इनका प्रयोग क्या करते हैं। अच्छा, इनके प्रयोग से अर्थ बदलता है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये घर का आंगन, ये महिला बन गई, और ये घर का आंगन। अंगना, अंगना में बैठी है, अंगना, अंगना में बैठी है, समझ सकते हो ना? हाँ देखो, समझदार हो गए कि नहीं हो गए थोड़ी सी देर में। अगली बात देखो, ये कौन है? निरनुनासिक। इसके बोलने में हर श्वास वायु सिर्फ और सिर्फ मुख से, जैसे कुछ भी लिखो, कम लिखो, राम लिखो, जिसपे किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं आएगा ऊपर, ठीक है, वो सीधे सीधे हम मुख से बोलते हैं। आप कोई कुछ भी लिखो, ठीक है। लेकिन जैसे माना हिंदी लिख दिया थोड़ी देर के लिए, तो बताओ इसको तो नहीं कह सकते निरनुनासिक, क्योंकि इस पे अनुस्वार आ गया, ठीक है। आपने लिखा जैसे पर्यावरण, मान लो थोड़ी देर के लिए,
अब इसमें आप बता सकते हैं एक आधी चीज ऊपर वाली ये और ये नहीं बता सकते, क्योंकि कोई चिन्ह का प्रयोग ही नहीं है, प्रयोग नहीं है तो निरनुनासिक। ठीक है, तो अनुनासिक चंद्रबिंदु अनुस्वार चंद्रबिंदु होती है, अनुनासिक अरे अनुस्वार अंकी बिंदु को कहते हैं और अनुनासिक चंद्रबिंदु को कहते हैं। और इस निरनुनासिक में किसी प्रकार की कोई बिंदी या चिन्ह का प्रयोग हम लोग नहीं करते। ऐसे ही एक और चीज आती है छोटी सी, वो और समझ लो, ये तो क्लियर होगी। चलो एक और चीज आती है छोटी सी, वो और समझो। जैसे आपने इसका प्रयोग तो खूब खैर किया होगा, इस प्रकार का एक चिन्ह बनाते हैं, इस प्रकार का एक चिन्ह बनाते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे करके, इसको कहते हैं आगत या विदेशी ध्वनियां। हम आगत या विदेशी ध्वनियां अरबी फारसी को भी कह सकते हैं, इसको भी कहते हैं आगत या विदेशी ध्वनियां, आगत या विदेशी ध्वनियां कहते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः कब किया जाता है, तो अपना आंसर होगा इनका प्रयोग सामान्यतः तब करते हैं जब अंग्रेजी में अल्फाबेट एक आ जाए, ओ। कौन सा आ जाता है? ओ। तो ओ के स्थान पर जैसे आपने एक शब्द लिखा, बताइएगा ये सही है या गलत है? गलत है। तो सही कैसे होगा? तो आपको पता है, क्योंकि अंग्रेजी ये हिंदी का शब्द नहीं है, जानते ना, हॉस्पिटल हिंदी का शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी का शब्द है, HSOPITAL, यही तो है। अब देखो यहाँ पे कौन आ रहा है? ओ। तो अब इस ओ के स्थान पर ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो क्या करेंगे? ऐसे करके लिख देते हैं। क्लियर है? आपने लिखा जैसे आप कुछ लोग अभी रह रहे होंगे, कहो इसमें ऐसे बन सकते हैं कि नहीं? तो इसे हम आगत ध्वनियां कह सकते हैं या विदेशी ध्वनियां कह सकते हैं, जिन शब्दों के साथ में अंग्रेजी में ओ आता है वहां पर इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहां से कहां जाओगे? यहीं जाओगे। ठीक है, चलेगा। आगे बात समझ में? तो अब ध्यान रखना है कि अरबी फारसी में का, खा, गा, जा, फा नुक्ता लगेगा, उसके बाद निरनुनासिक क्या है, अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, ये याद रखना है। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हमारा थोड़ा क्या, ये बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये मत सोचना ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये नंबर कटवा देंगे साहब, इनका मूड खराब हो गया तो। जैसे माना कि आपने लिखना है, आपको लिखना है क्या? आपको लिखना है गांधी जी। अब गांधी जी लिख दिया, ठीक है, अब ऐसा लिख दोगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये गलत है, गांधी जी सही वाले नहीं हैं, ये गांधी गलत है। तो फिर कौन से सही हैं? ये सही है। तो अब याद रखो, अब देखो उच्चारण बदलेगा कैसे? ये गांधी हैं, पढ़ के बताना। अब ये होता है, हम बोल तो सही रहे होते हैं लेकिन लिख कुछ और रहे होते हैं। और ये कलाकारी मुझे आज तक खुद की समझ में नहीं आई, आप लोगों की कैसे आएगी? मैं भी यही करता हूं। बस ये कि पढ़ाने के लिए अपन थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाते हैं, बाद बाकी दैनिक जीवन में कैसा क्या चल रहा है वो आपको क्या पता, वो तो मुझे पता है। तो गांधी कभी भी वर्तनी में तो छोड़ो, अब आपका पढ़ रहे हैं ना आप लोग, गांधी किस में पढ़ रहे थे? अभी नोट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, अच्छा कल से होंगे। तो अब आपको माना आंसर राइटिंग करनी है। अभी एक अपना कोई मित्र एक प्रश्न पूछ रहा था कि हम वर्तनी बाद बाकी 1, 2, 3, 4 पेपर में वर्तनी अशुद्ध लिख दें तो क्या होगा? तो यही होगा, आप ऐसे गांधी को ऐसा बना दोगे। अब गांधी जी बेचारे अपने जैसे हैं तो उनको वैसे तो रखेंगे, कुछ मॉडिफाई तो नहीं करेंगे। तो बस ये है कि धीरे धीरे करके अपन शब्द सीखते जाएंगे, वैसा प्रयोग बढ़ाते जाओ। आपको बस इतना करना है कि जो भी वर्तनी के शब्द आपने सुने हैं, लिखे, उनका दैनिक जीवन में प्रयोग बढ़ाओ। बस रटने से कुछ चीजें नहीं होंगी, आप जैसे जैसे प्रयोग बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे चीजें सरल होती जाएंगी। एक और छोटा सा टर्म समझते हैं। यहाँ पे एक आता है छोटा सा टर्म, जैसे माना पूछ लेगा अपने से द्वित्व व्यंजन, पूछ नहीं लेगा, अपने को पता होना चाहिए, पूछेगा तो पता नहीं क्या, द्वित्व व्यंजन ये क्या होता है? तो इसको समझ लेते हैं, द्वित्व व्यंजन क्या है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे द्वित्व, जैसे बताना जरा इसको, ये तो सब आप लोग जानकार व्यक्ति बैठे हैं, ये क्या लिखा है, इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे अल्फाबेट के आधार पे पढ़ें, वर्ड टू वर्ड पढ़ें तो कैसे पढ़ा जाएगा? अरे आप देखो हिंदी की क्लास में तो आप बिल्कुल अबोध बालक बन जाया करो, क्योंकि हिंदी क्लास में मास्टर बनोगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
अरे बर्ड टू बर्ड कैसे पढ़ते हैं, ध्यान करो, बचपन में कैसे पढ़ते हैं, APPLE, बस सीधी सीधी बात है, APPLE, ठीक है। अब माना मेरे जैसा आदमी इसको पढ़े APPLE, फिर वो भी सही है, लेकिन अब आपको लगेगा ना कि कुछ गलत कर रहा है, तो अपन उस बच्चे को समझाएंगे, या जो भी व्यक्ति पढ़ रहा होगा अपन का नहीं वैसे तो ठीक है, लेकिन इसको आप PP बोलो, ज्यादा ठीक रहेगा। अब उसका मैंने वो नहीं बोला PP काहे को बोला, हम तो PP बोलेंगे, माने APP नहीं बोलेंगे, हम तो PP बोलेंगे हम तो। अब यहां पे ही जैसे डबल आया तो आप 2 बार आए तो आपने कहा ये कौन है, डबल है। तो वैसे हिंदी में भी तो ये संयोग बन सकता है कि एक के बाद सेम या समान उसी के जैसा व्यंजन आ गया, तब हिंदी में क्या करेंगे, तो हिंदी में कहते हैं उसे द्वित्व व्यंजन। जैसे देखो कहीं पर भी इस तरह से कोई भी व्यंजन की कंडीशन आपको मिल जाती है कि पहले अर्ध स्वर है, मतलब पहले आपका स्वर रहित व्यंजन है और समान स्वर सहित व्यंजन है, जब ये दोनों आपस में जुड़े, पहला कैसा है स्वर रहित, अगला कैसा है स्वर सहित, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ये ऐसे करके बन जाते हैं। बोलो बन पाएंगे कि नहीं, जब ये ऐसे बन जाएंगे तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, द्वित्व कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें, एक शब्द लिखें, यहां पे आपने लिखा सम्मान, तो ये द्वित्व है कि नहीं है। आपने लिखा सम्मेलन, तो देखो ये द्वित्व है कि नहीं है, ठीक है। आपने लिखा पप्पू, तो यहां पे द्वित्व है कि नहीं है। आप जाना चाहते हो सीधे यहां से दिल्ली, तो ये भी द्वित्व है। और वानी हुआ आपका सम्मान, लिख दिया अपन ने। अगला देखो क्या है, अगला देखो क्या है, कलकत्ता, दिल्ली भी है। अब बताओ कलकत्ता में है कि नहीं है। जल्दबाजी तो अपने को करना ही नहीं है। अब देखो एक और बात, जब आधे ता के बाद में आधा ता आता है, तो अब इसको जब जोड़ के लिखना होता है तब हम आधे ता के लिए एक ऐसी लाइन खींचते हैं। अब देखना ऐसी लाइन क्यों खींचते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर देते कि आधा ता और एक और आधा ता बना दो। तो क्या ये ला की भ्रांति हो सकती है, ला की भ्रांति हो सकती है, कभी बाई चांस गलती से लग जाए, लेकिन आपको ऐसा ला कहां बनता है, सही बात है, लेकिन लग तो सकता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि हम एक सीधी रेखा खींच के काम चलाएंगे, ताकि साथ में ये ता का ही इंडिकेटर बन गया, ता का ही संकेतक बन गया। तो अब बताओ यहां पे द्वित्व है कि नहीं है। अब अगला बताओ, तो इसमें भी होना चाहिए, फिर इसमें भी होना चाहिए, देखो आराम से, नहीं है क्यों, हाँ पहले बना रहा है, पहले से कोई मतलब ही नहीं है, आधे माह के बाद में बा आ रहा है। अब अपने मन में बात है कि पहले तो आ रहा है, तो पहले से कोई मतलब नहीं है। समान व्यंजन हो लेकिन पहले स्वर रहित और जुड़ा हो अपने जैसे स्वर सहित व्यंजन से, वहां पे बन जाती है स्थिति कौन सी, द्वित्व व्यंजन की। एक और छोटी सी चीज समझ लो, एक शब्द कभी कभी पूछता है कारांत, जैसे आपने लिखा अकारांत लिख देते हैं, अकारांत। जैसे यहां पे एक शब्द लिखा राम, अब बताना इस राम शब्द का जो अंत हो रहा है वो किस वर्ण पे हो रहा होगा, आ पे हो रहा है, सबको पता है, किसे नहीं पता, ईमानदारी से बताना, किसको नहीं पता इस शब्द का अंत छोटे आ पे हो रहा है। जिसे नहीं पता हो भैया पूछ लो, बहुत अच्छी बात, मतलब सबको समझ में आ रहा है, मतलब कितना अच्छा पढ़ाता हूं मैं क्या है, मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है, मैं अपनी तारीफें खुद कर लेता हूं। अगली बात देखो, नहीं समझ में आ रहा ना तो जरा देखो, वैसे तो आपको समझ में आ गया मुझे पता है। जैसे यहां पे देखेंगे ना, मां को विच्छेद करते हैं, मां को वर्ण विच्छेद करेंगे, हमने तोड़ा तो यहां पे क्या शेष रह रहा है, अ। तो ऐसे शब्दों को हम अकारांत कह देते हैं, माने इनका अंत कहां हो रहा है, छोटे आ पे हो रहा है। माना कि आपने यहां पे अगला शब्द लिखा रामा, अब ये है रामा, तो ये इसका अंत कहां हो रहा है, बड़े आ पे, तो बड़े आ पे हो रहा है, तो इसको अपन क्या बता दें, आकारांत, क्या बता देते हैं, आकारांत। ऐसा बताओ जिसका अंत बड़ी ई पे होता हो, कोई नाम बताओ किसी का भी, मिली, हाँ कुछ भी, बस ऐसे पूछ रहा हूं, मैंने कहा मिली, ठीक है। हाँ अब देखो ये बन जाएगा ई कारांत, ये क्या बन जाता है, ई कारांत। तो बस स्वर याद रखो,
जो स्वर या जिस स्वर पे शब्द आपका समाप्त हो रहा है वो वही कारांत बन जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखना है। और भी देखो स्वर व्यंजन में और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन हमें जो मूलतः या बेसिक चीजों को याद रखना है, पहले मूल स्वर याद रखना है, फिर संधि स्वर याद रखना है, उसके बाद हाँ काफी दिन बाद आया मुझे पता है। हाँ अगली बात देखो तो अब आपको पहले मूल स्वर याद रखना है, संधि स्वर याद रखना है, संयुक्त स्वर याद रखना है। व्यंजन में पांचों, और पांचों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्पर्शी, क्योंकि संधि में सीधे सीधे काम आएंगे। उसके बाद फिर याद रखो अंतस्थ क्या है, ऊस में क्या है, संघर्षी क्या है, फिर याद रखो अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, सघोष क्या है, अघोष क्या है। क्योंकि संधि के नियम पढ़ेंगे तो वहां हो सकता है कि मैं आपको सारी बातें ना बताऊं, डायरेक्ट लिख दूं सघोष वर्ण या सघोष व्यंजन। अब आप कहोगे ये कौन सी बीमारी है? तो यदि हम इनको याद कर लेंगे तो ज्यादा समस्या अपने को कतई नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा। हाँ ग्वालियर से ही पढ़ाते हैं। आपको क्या लग रहा मैं होलुलुलु से पढ़ाता हूं? ग्वालियर से पढ़ाता हूं। चलिएगा, एक देश है ना कि वैसे ही चल देश का भी नाम है शायद। हाँ चलो, ये तो एक सामान्य सा परिचय करा दिया। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस पे, है ना। अब कहाँ चलते हैं? अपने सिलेबस पे चलते हैं। तो बिल्कुल अब एक बार अपन क्या करेंगे, वर्णमाला को ढंग से पढ़ लेना घर पे जाके। और किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं आए, जैसे आजकल में अपन से जुड़े हैं तो आपको सारे वीडियो दिलवा दिए जाएंगे, अब ऐप पे मिल जाएंगे, आराम से पढ़ लेना। फिर डल गए, हाँ डल चुके हैं, और उनको पढ़ना एक एक करके। जो भी चीज समझ में नहीं आए पूछ लेना। और मन करे कभी और अच्छे से वर्णमाला पढ़नी हो तो पहले सिलेबस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हिंदी को अपन और हिंदी की तरह पढ़ेंगे, है ना। पहले अपने सिलेबस को कवर करते हैं, क्योंकि प्राथमिकता सिलेबस को रखनी चाहिए, सिलेबस के हिसाब से रखनी चाहिए। अच्छा वो छूट गया था क्या? चलो ठीक है, अच्छा वो छूट ही गया था, हाँ पढ़ा नहीं था, चलो सही याद दिला दिया। देखो सुन लो, ये भी मात्रा के आधार पर यदि स्वर की बात करते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर की बात करते हैं तो आप इनके कितने भेद बताएंगे? 3 भेद। एक होते हैं लघु स्वर, एक बताएंगे आप लोग लघु स्वर, एक बताएंगे हम लोग दीर्घ स्वर, ठीक है, एक बताएंगे आप लोग प्लुत स्वर, एक बताएंगे आप लोग कौन से? प्लुत स्वर। ठीक है, अब एक दो चीजें और पॉइंट आपको यहां से मिल जाएंगे। जैसे लघु स्वर में आप याद रखेंगे एक मात्रा लगाई जाती है, ठीक है, इनमें इसकी 2 मात्रा लगाई जाती हैं और इसकी 3 मात्रा लगाई जाती हैं। जरा ध्यान से देखना, जैसे आपने लिखा कम तो इनकी एक एक मात्रा लगाई जाती है। आप ऐसे छोड़ो, ये शायद इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में नहीं आएगी, हिंदी मीडियम वाले समझ जाएंगे। आप यहाँ पे याद रखेंगे अ, ई, उ और री। ध्यान करो, आपने ये पढ़े हैं मूल स्वर में, तो इनको हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं भाई? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या, कौन से स्वर कहलाते हैं? एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। अ, ई, उ और री। इनमें आप कहीं पर भी प्रयोग करके देखें, जैसे इस व्यंजन में छोटा आ है और यहाँ पे मां लिखा, तो इसमें भी छोटा आ है, तो दोनों की एक एक मात्रा लगाई जाती हैं, इसलिए इसको एक मात्रिक कहते हैं। लघु स्वर भी कहते हैं प्लस एक मात्रिक कहते हैं। दीर्घ को हम लोग, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहते हैं। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं। ये बात अपने को याद रखना है। अब जरा समझना इसमें कौन कौन से आएंगे दीर्घ में, तो आप बताएंगे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 व्यंजन इसमें आ जाते हैं, 7 स्वर, सॉरी। तो 3 और 4, 7 स्वर आपके जो हैं ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। आपने लिखा, जैसे कोई नाम लिखा और अपने से छंद के हिसाब से मात्रा लगवाने के लिए कहता है, तो इनमें हम इस तरह से 2-2 मात्रा लगा देते हैं, क्योंकि बड़ा आ है और बड़ा माँ है। ठीक है, आ की मात्रा लगती है, क्योंकि मात्रा किसकी होती है? स्वर की या व्यंजन की? पढ़ाया था, स्वर की होती है मात्रा, स्वर की होती है। कुल मात्रा की संख्याएं बता दो, 10 होती हैं, है ना, बस। तो अब देखोगे इनकी अपन मात्राएं सबकी 2-2 मात्राएं मानेंगे कि नहीं, क्योंकि ये दीर्घ हैं। दीर्घ है तो द्विमात्रिक या 2 मात्राएं लगाएंगे। ऐसे ही आता है प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर, और इसका साइन ये है, इसे हम लोग एक और नाम देते हैं त्रैमात्रिक स्वर। इसको एक और नाम देते हैं त्रैमात्रिक स्वर।
अब इसे त्रैमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं, या इसका प्रयोग सबसे ज्यादा संस्कृत में होता है, ये भी बात याद रखना। इसका प्रयोग कहां होता है, संस्कृत में होता है। अब एक और बात याद रखना, संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं। संस्कृत में स्वर को किस नाम से जानते हैं, अच कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी आए तो आप भ्रमित नहीं होना कि अच का अर्थ क्या होता है, हमें पढ़ा ही नहीं। तो आप याद रखें अच का मतलब क्या है, स्वर है। ठीक है, अब देखो इसको समझो, जब भी आपके पास में ये ऐसा चिन्ह बना हो, ये चिन्ह को याद रखो, प्लुत स्वर कहते हैं या त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, और इसके पहले जब भी आपको कोई भी स्वर मिलता है, यदि इसके पहले कोई स्वर है तो इस स्वर के उच्चारण में, इस स्वर के उच्चारण में सामान्यतः से, इस स्वर के उच्चारण में सामान्यतः से 3 गुना ज्यादा समय लगता है। सामान्यतः से 3 गुना ज्यादा समय लगता है, 3 गुना ज्यादा समय लगता है। ये बात आप यहां से याद रखो। देखो सबसे कम समय इसमें लगेगा क्योंकि एक एक मात्रा यानी कि लघु मात्रक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा यहां लगेगा क्योंकि 2 मात्रा लगेंगी, और इनसे भी ज्यादा यहां लगेगा, इन पे 3 मात्रा हैं, इसलिए त्रैमात्रिक कह रहे हैं। अब इसका एक मन कर रहा होगा कि उदाहरण तो बता दो, समझ में तो आ जाएगी बात, क्योंकि ये दोनों तो आप जानते हैं पहले से। ठीक है, इसको समझते उदाहरण के तौर पर। देखो जरा, जैसे आपने लिख दिया यहां पे एक शब्द, आपने खूब इसका प्रयोग किया होगा ऐसे करके। अब देखो एक ये लिखा हुआ है और एक शब्द ये लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ के देखो और इसको पढ़ के देखो। अब ईमानदारी से बताना यहां पे आपने कितना समय गवाया और यहां पे कितना समय लग रहा है। यहां थोड़ा सा क्या, थोड़ा समय लगेगा, और ये ओ, यहां तक जा नहीं पा रहे, ये भाई साहब बीच में ही खड़े। तो अभी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि जब ये है और इनके पहले कोई स्वर है तो यहां पे आपको 3 गुना ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, यही तो बताया था। तो यहां पे देखो समय ज्यादा लग रहा है कि नहीं। जब भी हम एक लंबी आवाज देकर के किसी को बुला रहे होते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, नाम भी नहीं पता, अपन अरे करके बुला रहे होते हैं, तो एक जैसे आवाज लगाई अरे, तो ये अरे के बाद इतना लंबा जो अपन खींच रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे हैं, तो आप बताओगे हम इसको बोल रहे हैं। जैसे अपने कहा ए लड़के, अब ए इतना लंबा जा रहा है तो कैसे जाएगा, तो वो ऐसे जाएगा। ए लिखा और लड़के लिख दिया, तो अब ए पे जो समय हम दे रहे हैं वो किसके कारण दे पाएंगे, समझ में आ रही बात। प्लुत स्वर, फिर से बोलो प्लुत स्वर, लुप्त मत कर देना, त्रैमात्रिक बोल दो, त्रैमात्रिक बोल दो। ठीक है, और प्लुत स्वर। और उदाहरण, जी देखो उदाहरण की चिंता मत करो। ठीक है, नाम ना, नाम नहीं आएगा, ये बिल्कुल ये लिखो आप ओम। जैसे आपको बुलाना है, जैसे कई जगह ऐसा भी होता है, जैसे आपने आवाज लगाई माता जी को, माँ ऐसे करके चिल्ला रहे हैं, अब उस समय हम क्या करते हैं, माँ लिखा तब ऐसे चिन्ह का प्रयोग भी कर देते हैं। बस करो, ज्यादा ऊंचाई पे नहीं, कहीं आग आ गए तो सब भागते फिरेंगे इधर उधर। ठीक है, हालांकि ऐसा चिन्ह का प्रयोग अपन एक जगह और बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पे प्लुत स्वर में कर सकते हैं। बिल्कुल आप तनाव मुक्त रहिएगा, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा मिलता जुलता एक और शब्द आता है जिसको अपन अभी थोड़ी देर में समझेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझें, जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझें या एक छोटा सा टर्म ही समझ लें, इसका नाम आता है लुप्ताकार। लुप्ताकार, और लुप्ताकार का साइन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसका प्रयोग संस्कृत में ही करते हैं, हिंदी में तो होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब समझना इसे लिखना अनिवार्य है, ये संधि में खूब आएगा आपके लिए, ये लिखना जरूरी है लेकिन पढ़ना नहीं, उच्चारण नहीं करना। लेकिन आपका मन नहीं माने कि हम तो उच्चारण करेंगे, तो अ की ध्वनि में कर सकते हैं। इसका उच्चारण किस ध्वनि में कर सकते हैं, अ की ध्वनि में कर सकते हैं। जैसे आपके पास लिखा है, जरा ईमानदारी से बताना क्या लिखा है पढ़ के, 1 मिनट।
सही पढ़ रहे हो, बिल्कुल मनोनुकूल, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? मनोनुकूल। लेकिन अब क्या है, तो इसको फिर कैसे पढ़ेंगे? कोपी के कोड़पी? आप लोग विश्वास रखिएगा, हिंदी की जगह दूसरा लेक्चर लगवा लो, फायदा में रहोगे। इतनी हिंदी तो मुझे अभी तक नहीं आ पाई। सोपी। अब देखो, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, इतना छोटा सा वर्ण है, हम कोपी डायरेक्ट पढ़ दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन लग रहा है कि इसको कुछ पढ़ना चाहिए, कोपी, सोपी, मनोनुकूल पढ़ दो डायरेक्ट, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन इसको लिखने का तरीका यही रहेगा। आप सोचो कि हम इसको ऐसे करके लिख दें, तो ये लिखने का तरीका गलत है। यदि आपने बाय चांस कभी प्रयोग करना हुआ और आंसर राइटिंग में इस तरह से लिख दिया, तो वो कुछ नहीं करेगा, मेरा जैसा होगा आदमी तो ऐसे काट फेंक देगा। और मेरे जैसा क्या, हिंदी वाले सब एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि वो इसलिए देख रहे हैं ना कि वैसे तो आप हिंदी को दूर दूर भागते हो, परीक्षा टाइम पे समेटते हो, काय को परीक्षा टाइम पे भी समेटते हो, छोड़ दो ना, शुरू से बराबर करके पढ़ो, तो वो तो काटेगा, सीधी सीधी बात है, बदला लेगा। अब आपको तय करना है कि हमें किस तरह से लिखना है। तो करना कुछ नहीं, बस ऐसे आपको ध्यान रखना है कि मनोनुकूल जब भी आएगा तो कैसे लिखा जाएगा। अब संधि कौन सी है, क्या विच्छेदों का, वो अपन जब आगे चर्चा करेंगे तब समझेंगे। तो अब हाँ, आपको प्रदर्शित करता है आपको ये, अब जैसे विच्छेद, इसका विग्रह क्या होगा, तो ये किसके जगह पे आया है, बस ये है, विसर्ग ओ में बदल जाता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। आप में से शायद किसी ने विसर्ग संधि पढ़ी हो, तो पहले नियम पढ़ते हैं विसर्ग का ओ में परिवर्तन, पहले नियम का उदाहरण है, सा प्लस अपि, का प्लस अपि, ठीक है। तो ये आ को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, आ को, इसलिए तो अपने यहाँ पे लिख दिया कि अपन ये बोल सकते हैं, तो इसको किस ध्वनि में उच्चारित कर सकते हैं, अ की ध्वनि में उच्चारित कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात है, ठीक है। अब देखो, इनमें कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा भी, यदि आप कंफ्यूज हुए ना तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। जैसे कहाँ गया, जैसे ये है, ये याद रखो, ये स्वर की कैटेगरी में आता है, ये स्वर की कैटेगरी में आता है, ये प्लुत स्वर है। हालांकि ये अपने हिंदी में नहीं है, ये संस्कृत में है, लेकिन तमाम ऐसे शब्द हैं जिसमें बिल्कुल ऐसे ही ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, तो विचलित मत होना। जैसे बढ़िया उदाहरण है ओम, याद रखो। अब हम ओम को इतना लंबा समय तक बोलते रह सकते हैं, उसके पीछे का कारण कौन है, प्लुत स्वर है, ठीक है। मनोनुकूल याद रख लो, कोपी याद रख लो, मतलब एक एक उदाहरण दिमाग में रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि उदाहरण से चीजें ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारे दिमाग में रह सकती हैं, ठीक। तो ये तो अपनी सिंपल सी बात है, वर्णमाला की लगभग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे संधि के बारे में, जो बड़ा सरल सा टॉपिक है और आपके एग्जाम के हिसाब से भी रहेगा, ठीक है। सिलेबस में तो व्यवस्थित तरीके से दिया ही है, तो कल से फिर इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। भाषा का विकास सिलेबस में नहीं है, यदि आपको लगा पढ़ना है तो एक बार अपन सिलेबस कर लें तो पढ़ा देंगे, अंत में पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं सोचना। और यदि अभी पढ़ना चाहो तो अभी तो अपने उस पर डली है, अभी अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो भी टॉपिक लगे कि अपने को इनको पढ़ना चाहिए अपने स्वयं की खुद की जानकारी के लिए, अपन पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।